क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। चलो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक समीकरणों को और अधिक उपयोगी बनाना। और रासायनिक समीकरणों को उपयोगी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ ऐड किए जाते हैं। जैसे रिएक्टेंट में कोई पदार्थ भाग लेता है तो वह कौन सी अवस्था में भाग ले रहा है? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, या एक्वस सॉल्यूशन में भाग ले रहा है। तो उस रिएक्टेंट के दाहिने तरफ ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं, एस लिखते हैं, एल लिखते हैं, ए क्यू। ए क्या है बाबू? ए क्यू है, तो ए क्यू लिखते हैं। या डाइल्यूट है तो डाइल्यूट लिखेंगे, सांद्र है तो कंसंट्रेटेड है तो कॉन्क लिखेंगे। अभिक्रिया अगर ऊष्मा देकर हो रही है तो डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा साइन का यूज करेंगे। उसके बाद दाब को तीर के ऊपर नीचे लिख देते हैं। उसके बाद से हमने बताया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव उत्प्रेरक और एक पॉजिटिव उत्प्रेरक। निगेटिव उत्प्रेरक को हमने बताया बाबू उत्प्रेरक 20 और पॉजिटिव उत्प्रेरक को हमने क्या बताया? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। तो इनके सभी टर्मों को एक एक करके हम लोग क्या करें? देखते चलें, एक एक टर्मों को देखते चलें फटाफट। कोई दिक्कत? क्लास स्टार्ट करें? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सुबह ये पिछले क्लास में आप लिख चुके होंगे, पक्का लिख चुके हैं? कोई दिक्कत? लिखे हैं ना? पक्का लिखे हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए बाबू लोग, पक्का आगे बढ़ा जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और फटाफट हम लोग अपने रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या टर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी लेंगे। उसके बाद से अभिक्रिया के ताप दाब सांद्रण की जानकारी लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है, यानी एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। गैस के उत्पत्ति की जानकारी ले सकते हैं। और छेप बनता है, और छेप क्या है मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। और छेप बनने की जानकारी, और छेप बनने की जानकारी, ये सभी जानकारियों को पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं फटाक से। देखो, पहला अब टॉपिक मिल गया कि रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना, टू मेक मोर यूजफुल द केमिकल इक्वेशंस। और इसमें पहला बात दे दिया कि नॉलेज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल स्टेट। तो अब देखो, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों के भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए उसके संकेत और सूत्र के ठीक दाहिने तरफ ब्रैकेट में ठोस के लिए जी, ठोस के लिए एस, गैस के लिए जी, सॉलिड के लिए एल लिखा जाता है। तो अब देखोगे मेरे बाबू क्या लिखोगे? सबसे पहले कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों, देखो मेरे बाबू बातें कम करो, प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों के ठीक बाद कोष्टक में उनके भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया जाता है। उनके भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया जाता है। पहली बात आपको समझ में आ गई, यानी फिजिकल स्टेट की जानकारी देना है तो अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों के ठीक बाद, जस्ट बाद क्या करना? ब्रैकेट में आपको उनके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर देना है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो मेरे बाबू आगे बढ़ा जाए। तो अब क्या पढ़ कर आए हो भाई?
कि अगर ठोस है यानी सॉलिड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है भाई? सॉलिड स्टेट में है तो इसके लिए क्या लगाओगे? एस। अगर द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है तो क्या लगाओगे भाई? एल। उसके बाद गैस है तो क्या लगाओगे भाई? जी। गैस है तो जी लगाओगे। क्या लगाओगे? जी। अगर जलीय विलयन है, जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या लगाओगे भाई? AQ लगाओगे। क्या लगाओगे? AQ। क्या लगाओगे? AQ। इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इस रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के सूत्र या संकेत के जस्ट बाद लगाना है, जस्ट बाद लगाना है। तो क्या लिखेंगे कि अभिकारकों या प्रतिफल। अच्छा, इसका इंग्लिश लिख दें बाबू लोग, तो सीधा सीधे क्या लिखोगे? द फिजिकल स्टेट ऑफ, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट and product the physical state of reactant and products written just after the formula and symbol of the element which participate or produced during the chemical reaction, during the chemical रिएक्शन यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा या अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसके जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर क्या करना है? उसके फिजिकल स्टेट को रिटेन कर देना है, राइट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहली बात देखोगे मेरे बाबू कि बात हम एग्जाम्पल की करें तो हमने एक उदाहरण लिया कि H2 या गैसियस स्टेट में है तो जस्ट बाद क्या लिखेंगे? जी। प्लस हमने क्या लिखा बाबू? O2। और यह गैसियस स्टेट में है तो क्या लिखेंगे? जस्ट बाद जी लिखेंगे। क्या बन गया भाई? H2O। क्या बन गया? H2O। 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। यह क्या हो गया भाई? लिक्विड। कौन से अवस्था में आ गया? लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में। तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, तो यह जल किस में बना? द्रव अवस्था में। जल किस में बना? द्रव अवस्था में। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखोगे उसी तरह से CaCO3 को जैसे हम गर्म करते हैं तो टूट जाता है, टूटता है तो CaO यह सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में, प्लस CO2 कौन से स्टेट में बाबू? गैसीय अवस्था में। कौन से अवस्था में? गैसीय अवस्था में। कौन से अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो इस तरह से अभिकारक और प्रतिफल में जो भाग लेने वाले तत्व हैं या बनने वाले पदार्थ हैं उनके जस्ट संकेत एवं सूत्र के बाद आपको क्या लगाना है? इन संकेतों को लगा देना है। कौन कौन से संकेत भाई? तो ठोस के लिए आप क्या यूज करोगे? एस यूज करोगे। द्रव के लिए क्या यूज करोगे? द्रव के लिए क्या यूज करोगे? एल यूज करोगे। और बाबू गैस के लिए क्या यूज करोगे? जी। उसके बाद मेरे बाबू एक्वस सॉल्यूशन के लिए आप क्या यूज करोगे? AQ। ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा देखो भाई, अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस की उत्पत्ति यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो आप क्या करोगे? जस्ट उस तत्व के बाद ब्रैकेट में अपवार्ड एरो का प्रयोग करोगे, अपवार्ड एरो का प्रयोग करोगे यानी ऊपर के तरफ चिन्ह, तीर चिन्ह का प्रयोग, ऊपर के तरफ तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब? जब रिएक्शन होता है तब। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो तो अब अगला स्टेप हम लोग आगे बढ़ें। तो इसको पहले आप पॉज करो वीडियो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो।
वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया वीडियो पॉज, नोट हो गया, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हीट वेव चल रहा है, तो आज बड़े अजूबे कारनामे हुए। एक तो समय ऐसे ही पता नहीं चल रहा है, कोचिंग का टाइम थोड़ा सा बदला गया आप लोगों का। जो बैचेस पहले चलते थे उसको और बाद में किया गया शाम के समय एक लड़का कई दिनों के बाद आज आया, तो बड़े अजूबा तरीक़ा से आया, क्या बताएं हम। ठीक रहने देते हैं, नहीं चलो बता दें। तो अजूबा तरीक़ा से आया, कह रहा आय हाय सर ये देखिए ना अमहौरी हो गया है, ऐसे दिखा के। बड़ी गर्मी है तो अमहौरी हो गया। बात चोट्टा कहीं का भागता है कि नहीं रे। ठीक, माने अजूबे तरीके के हैं। एक तो 4 दिन 5 दिन से वो पढ़ने नहीं आ रहा था, आज आया तो ड्रामा लेके आया। ठीक तो क्या कहा जाए ऐसे लड़कों को। ठीक है, अच्छा देखो आगे देखो, गैस की उत्पत्ति की जानकारी, गैस उत्पत्ति की जानकारी। अगला हम लोगों का कंसेप्ट क्या होगा भाई? बी नंबर हम लोगों का कंसेप्ट क्या होगा? बी नंबर कंसेप्ट देखो मेरे बाबू, तो हाँ, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की जानकारी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की जानकारी। देखो भाई, अभिक्रिया की जानकारी यानी नॉलेज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। नॉलेज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। मत हंसा यार लड़के की बात पे। तो नॉलेज अबाउट एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलोगे भाई, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब देखो भाई, कहता है कि कुछ अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेकर होती हैं, जैसे तुम चाय बनाते हो तो उसमें ऊष्मा देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल के साथ मिश्रित करो तो उनसे भट करके ऊष्मा निकलने लगती है। तो उस प्रक्रिया में ऊष्मा निकल रही है और तुम चाय बना रहे हो तो ऊष्मा उसको दे रहे हो। जैसे कभी कभी आप पुराने कंपोस्ट देखे होंगे घर पे पुराने कंपोस्ट, आप गांव में गए होंगे तो देखे होंगे कि खाद कुछ लोग क्या करते हैं, पशुओं के जो मल मूत्र होते हैं यानी गोबर कह लो, गोबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं। अब उस गोबर को जब खेतों में फेंकने के लिए कई सालों तक वो सड़ता है पहले, तो जब उसको काट के फेंकने लेके जाते हैं तो उसमें से वाष्प निकलता है। यानी यूँ कह लो कि साग सब्जी या कंपोस्ट का बनना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी। कौन सी अभिक्रिया बाबू? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। यानी कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट माने खाद, खाद का बनना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। फॉर्मेशन ऑफ द कंपोस्ट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब तो समझ में आ रहा? तो अब देखो भाई, पहली चीजें यहाँ कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्मा शोषी है तो रिएक्टेंट के तरफ प्लस हीट, और ऊष्मा छेपी है तो प्रोडक्ट के तरफ प्लस हीट जोड़ा जाता है। तो पहली चीज़ देखना कि ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और के लिए रिएक्टेंट के तरफ प्लस हीट का प्रयोग किया जाता है।
यानी प्लस हीट का मतलब क्या बाबू कि प्लस उष्मा जोड़ा जाता है। यानी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन वी ऐड प्लस हीट एट रिएक्टेंट साइड, एट द रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड की ओर हम क्या करेंगे, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट के तरफ प्लस उष्मा जोड़ा जाएगा। जैसे चाय बनाना है तो आप उष्मा दोगे नहीं, तब तक चाय बनने वाला नहीं है। तो यानी हम उष्मा दे रहे हैं भाई, तभी तो चाय बन रहा है ना। दूध गर्म करना है, चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो उष्मा देनी पड़ रही है, उष्मा देनी पड़ रही है। लेकिन आगे बढ़े ना। तो अब देखो तो भाई, लेकिन दूसरा कह रहा है भाई कि उष्मा छेपी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भाई, उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए प्रोडक्ट की ओर प्लस उष्मा, और उष्मा को क्या कहते हैं भाई, हीट का प्रयोग करते हैं। किसके तरफ भाई करते हैं, प्रोडक्ट की ओर करते हैं। किसकी ओर करते हैं, प्रोडक्ट की ओर। यानी यूज प्लस हीट एट प्रोडक्ट साइड फॉर कौन सा रिएक्शन बाबू, तो एंडोथर्मिक को उष्मा शोषी कह लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आप CaCO3 का अभिक्रिया कराना चाहते हो, तो प्लस उष्मा करोगे, प्लस उष्मा यानी हीट करोगे, तो हीट करोगे तो टूट जाएगा। क्या होगा भाई, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 में। अब यह गैसीय अवस्था में, यह सॉलिड अवस्था में, और यह किस अवस्था में था भाई, सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इतना बात समझ में आ रहा ना। यानी क्यों एंडोथर्मिक है, तो रिएक्टेंट साइड में आपने क्या किया है, प्लस उष्मा का प्रयोग किया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट के तरफ, रिएक्टेंट के साइड में आप क्या यूज किए हो, प्लस उष्मा का प्रयोग किए हो। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब देखो उसी तरह से जैसे ए टूट गया, अब हम इसको लेते हैं CaO को। किसको लेते हैं भाई, CaO को। चलो तो देखो तो CaO पहला हो गया, दूसरा देखोगे CaO प्लस H2O करते हैं। जैसे या सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, जैसे इसको जल के साथ मिलाए, ये बन गया CaOH द होल ट्वाइस, CaOH द, और प्लस उष्मा दे दिया, प्लस उष्मा दे दिया, यानी हीट दे दिया। क्या दिया भाई, हीट। अब देखो, यानी इसको कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। क्लियर है ना, कली चूना यानी ऑन बर्न्ड चूना, ऑन बर्न चूना कह लो। क्लियर है ना। चूना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, चूना का इंग्लिश बताओ भाई। बताओ। अब देखो तो अब सुनो कि ऐसे हमने क्या किया, जैसे इसको कली चूना को जल के साथ मिलाते हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है फटफट के साथ। जैसे चावल बनता है तो बड़ा बड़ा करना शुरू कर देता है ना। अब तो चावल कुकर में बन रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है, पानी नाप के इतना रख दो, सीटी मारा, सू बाबू रे बंद कर देना, हो गया चावल तैयार। लेकिन पहले क्या होता था,
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या किया जाता था, पहले पानी गर्म किया जाता था, उसकी थोड़ा सा गुनगुना होता था, उसके बाद चावल को भिगो के धो के ला के उसमें चावल डाला जाता था, उसके बाद चावल डब 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 करना वो शुरू कर देता था, उसके बाद चलाया जाता था उसको, उसमें से एक चावल निकाल के चेक किया जाता था कि पका है कि नहीं पका है। आज जब चावल पक जाता था तो फिर माड़ निकाला जाता था, तो माड़ निकाला जाता था। काहे माड़ पे तुम हंस रहा है रे? हाँ, अच्छा ये है वो हैंगा हैंगा करने वाला? अरे तो तुम पार्टी कौन सा है, मतलब कौन सा तुम्हारा जेंडर है रे? समझे में नहीं आता है रे चट्टा कहीं का। हाँ, तू ये बताओ बालक है कि बालिका है? अरे ये तो हमें लग रहा है ना नर है ना मादा है, दोनों में आधा आधा है। नहीं मैंने दोनों में आधा आधा है। तो माड़ बात, अब सुनो माड़ पे इतना हंस रहा है। अब सुनो, अब ऐसा होता था वैसे ही जैसे कली चूना को हम क्या करते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं तो भट 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 करने की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा, यानी पात्र अगर कमज़ोर हो तो वह पात्र फट जाता है पहले। अब यह प्राप्त हो जाता था CaOH द होल्ट वाइज। इसका उपयोग हम लोग इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, यानी इसको कहते हैं बर्न्ड साल्ट। बर्न्ड SALKED, साल्ट माने चूना होता है बाबू, साल्ट माने चूना होता है। तो अब सुनोगे बर्न्ड साल्ट, बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग घरों की रंगाई पुताई करने में किया जाता है। तो अब इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो कौन सी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक। कौन सी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या कहोगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया इसको क्या कहोगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं, बातें चीज़ समझ में आ गई? यानी रिएक्टेंट के तरफ प्लस हीट, प्रोडक्ट के तरफ प्लस हीट। तो जो रिएक्टेंट के तरफ प्लस हीट होगा उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा ले रही है, ऊष्मा ऑब्जर्व कर रही है। और जो ऊष्मा क्षेपी प्रोडक्ट के तरफ प्लस हीट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि उस रिएक्शन में ऊष्मा रिलीज हो रही है, ऊष्मा रिलीज हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ऊष्मा रिलीज हो रही है तो प्लस हीट के लिए प्रोडक्ट की ओर तो ऊष्मा रिलीज होगी, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होगी तो उसके लिए एंडोथर्मिक और प्लस हीट रिएक्टेंट के तरफ करेंगे। क्लियर है ना? चलो बाबू पहले इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट करो फटाक से, वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। तो अब अगले कंसेप्ट में हम लोगों का क्या है? अगले कंसेप्ट में अब देखो तो गैस के उत्पत्ति की जानकारी। अब देखो भाई गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस उत्पत्ति की जानकारी। सी नंबर देखो भाई, सी नंबर होगा गैस के उत्सर्जन की जानकारी। उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। ठीक है, नॉलेज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि गैस अगर निकल रहा है, गैस निकल रहा है तो यह प्रोडक्ट यानी प्रतिफल में ही गैस उत्सर्जित होगा, अभिकारक में तो गैस उत्सर्जित होगा नहीं। तो प्रतिफल में जब गैस निकलेगा प्रोडक्ट में, जिस सबस्टांस जो लग रहा है कि ये गैस रूप में उत्सर्जित हो रहा है, तो उसके आगे अपवर्ड एरो का प्रयोग करते हैं। कौन से एरो का प्रयोग करते हैं? अपवर्ड एरो का प्रयोग करते हैं। कौन से एरो का प्रयोग करते हैं भाई? अपवर्ड एरो का प्रयोग करते हैं। हेलो, अरे नमस्कार सर।
हाँ ठीक है सर, हम कलर चेक करके आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा क्लास में थे, लाइव क्लास में सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। चलो देखो तो बाबू, अब हम लोगों को क्या करना था कि जैसे इवोल्यूशन गैस निकल रही थी तो गैस के निकलने की जानकारी अपवर्ड एरो के द्वारा दी जाती है। तो सुनोगे बाबू, गैस के उत्पत्ति यानी प्रतिफल में, प्रतिफल को कहते हैं उत्पाद, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद में, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद में गैस के उत्सर्जन की जानकारी गैस के उत्सर्जन की जानकारी अपवर्ड एरो, इसको क्या कहते हैं? अपवर्ड ARROW, यानी ऊपर के तीर चिन्ह द्वारा, ऊपर हिंदी में लिख लेंगे ऊपर की तरफ तीर चिन्ह, ऊपर की तरफ तीर चिन्ह द्वारा दी जाती है, क्लियर है ना? यानी जब गैस निकल रहा है प्रोडक्ट में, क्लियर है ना? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन at the product side, evolution of gas is denoted by the upwarded arrow sign, तो सीधा सीधी लिखेंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, देखोगे मेरे बाबू, एट द प्रोडक्ट साइड, क्लियर है ना? evolution of gas is denoted by upwarded arrow sign, यानी एरो साइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे बाबू कोई अभिक्रिया लेते हैं, हम कोई भी एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, ZnSO4 ऐसे नहीं ZnSO4 का तो नहीं हो नहीं पाएगा, H2SO4 प्लस Zn से रिएक्शन कराते हैं। तो अभिक्रिया में जैसे देखा गया कि ZnH2SO4 के साथ Zn ने रिएक्शन करा, तो पहले ही बता दिए थे कि इसमें इसकी दोस्ती किसके साथ चल रही थी बाबू? इसकी दोस्ती किसके साथ चल रही थी? SO4 के साथ। किसके साथ? SO4 के साथ चल रही थी। किसके साथ चल रही थी? SO4 के साथ चल रही थी। और जैसे SO4 के साथ चल रही थी, Zn की नज़र पड़ गई किस पर? SO4 पर। SO4 थोड़ा स्मार्ट थी, Zn की नज़र पड़ गई, हाइड्रोजन कम खर्चा कर रहा था, हाइड्रोजन की एनर्जी कम थी, Zn की एनर्जी ज़्यादा थी। एनर्जी का मतलब मोर रिएक्टिव था, अट्रैक्शन पावर इसका मजबूत था, यह SO4 को उड़ा ले गया। तो SO4 को उड़ाया तो क्या बनाया? ZnSO4। अब इस असुरे इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ H2 से, ये दांत मुँह चिदोर के टरक लिए। जब टरक लिए तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना, ऊपर चले गए, तो गैस के रूप में निकल गए रिएक्शन के फल स्वरूप, यानी H2 गैस का उत्सर्जन हुआ। किस गैस का उत्सर्जन हुआ? H2 गैस का उत्सर्जन हुआ, यानी इवोल्यूशन ऑफ द H2 गैस। क्लियर है ना? बड़ा फ़ोन आ रहा है भाई आप लोगों के फ़ोन पे। तो इवोल्यूशन ऑफ द H2 गैस, क्लियर? तो इस तरह से, लेकिन यही अवक्षेप बनने की जानकारी में क्या किया जाता है कि डाउनवर्डेड एरो का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अवक्षेप जब बनता है प्रोडक्ट साइड में ही अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप भी कहाँ बनेगा? प्रोडक्ट साइड में। तो उसके लिए डाउनवर्डेड एरो यानी नीचे के तरफ तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके तरफ भाई? नीचे के तरफ तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसको भी देख लो भाई, डी नंबर में क्या देख लेंगे? डी नंबर में देखो अवक्षेप
अरे भाई इतना फ़ोन क्यों आ रहा है आप लोगों के पास? ठीक है, अवक्षेप बनने की जानकारी और अवक्षेप बनने की जानकारी क्लियर है ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी। जब अवक्षेप बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, अजीब हाल है भाई। इतना कॉल क्यों आ रहा है आप लोगों के फ़ोन पे? क्यों लाके पोडियम पे फ़ोन रख देते हो आप लोग? बैग में रखा करो अपना फ़ोन। क्या? हाँ तो अभी कह देंगे, कल वाला डायलॉग मार देंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। चलो अब देखो तो पीपीटी, इसको क्या कहा जाता है भाई? पीपीटी क्या कहा जाता है? पीपीटी, व्हाइट पीपीटी कह लो, व्हाइट पीपीटी। अवक्षेप क्या होता है क्या? तो दही जैसे गाढ़ा पदार्थ, दही जैसे गाढ़ा पदार्थ। अरे भाई अपना फ़ोन लेके जाओ यार, किसका है ये? पकड़ो। चलो, अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी। तो अवक्षेप होता क्या है? दही जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है, दही जैसा गाढ़ा पदार्थ। जैसे आप करते क्या हो ना, कभी दूध गर्म कर रहे हो, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है, तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कलर का आने लगता है, नीचे पानी आ जाता है ऊपर। वैसे ही वैसे गाढ़े पदार्थ को आप क्या कहोगे? अवक्षेप कहोगे। उस गाढ़े पदार्थ को क्या कहोगे? अवक्षेप कहोगे। जैसे कभी कभी आप वो करते हो वोमिटिंग, तो वोमिटिंग करते हो तो दही जैसा गाढ़ा पदार्थ आता है ना, तो उसको क्या कहोगे आप? समझ लो। ठीक। अब इसी लत में एक जगह हम बैठे थे, तो हम गाना सुने। क्या गाना सुने? तुम लोग भी सुना होगा। मैंने गायकार महोदय कुछ भी गा दिए हैं। ठीक, क्या गाए हैं? छोड़ दो, नहीं रहने दो यार। तो अब पीपीटी देख लो। तो देखो भाई, पीपीटी बनने की जानकारी के लिए क्या करते हैं? डाउनवर्ड यानी अवक्षेप के लिए। किसके लिए भाई? अवक्षेप के लिए डाउनवर्डेड, डाउनवर्डेड एरो, ए बाबू, एरो साइन यानी नीचे की तरफ चीर, नीचे की तरफ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यानी फॉर द प्रिसिपिटेट, फॉर द पीपीटी कर लें, पीपीटी यूज डाउन वार्डेड एरो, डाउनवर्डेड एरो। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिएक्शन देखो, प्यारा सा खूबसूरत सा रिएक्शन कि जैसे AgNO3 प्लस HCl, AgNO3 प्लस HCl, AgNO3 प्लस HCl रिएक्शन करता है तो A टूट जाते हैं, A टूट जाते हैं, तो HNO3 एक साथ जुड़ जाता है, HNO3 एक साथ, A जुड़ गया, अपनी अपनी दोस्ती बना ली, अपनी अपनी दोस्ती बना ली। समझ में आ रहा है ना? और रिएक्शन में आप देखें ही हो, गाना सुनबे कि वो पियोवा से पहले हमारा रहलू। ठीक, तो पन्ने अब शादी से पहले ही कुछ था, इसका साथ दोस्ती था, शादी से पहले इसका इसके साथ दोस्ती था, अब इसकी शादी इसके साथ हो गई तो ये क्या करेगा बेचारा? इसके साथ शादी कर लेगा। नहीं समझ में आ रहा है? रिश्ते नाते तो चेंज होते रहते हैं समय समय पे। तो अब समय समय पर इसका रिश्ता किसके साथ बन गया? Ag का किसके साथ बन गया? Cl के साथ। किसके साथ? Cl के साथ। तो जैसे Ag का Cl के साथ बना तो AgCl2 बन गया, AgCl2 बन गया, और यह दही जैसा गाढ़ा पदार्थ बन गया। यानी इसको क्या कहा आपने? अवक्षेप कहा। क्या कहा? अवक्षेप। पीपीटी कहा। प्लस क्या बन गया? HNO3 प्लस क्या बन गया? HNO3 बन गया, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहोगे भाई? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यानी जैसे ही AgNO3 का रिएक्शन HCl के साथ हुआ तो AgCl2 अवक्षेप के रूप में नीचे आ गया, अवक्षेप के रूप में नीचे आ गया और नाइट्रिक एसिड बन गया। तो जो अवक्षेप बना, दही विलयन में ऊपर दही जैसा गाढ़ा पदार्थ तैरना शुरू कर दे तो उसको क्या कहोगे आप?
पीपीटी यानी अवक्षेप कहोगे। क्या कहोगे? अवक्षेप कहोगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो, अभिक्रिया के सांद्रता की जानकारी कैसे देंगे, उत्प्रेरक की जानकारी कैसे देंगे, प्रेशर की जानकारी कैसे देंगे, यानी ताप दाब सांद्रण की स्थितियों की जानकारी कैसे देंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। पहले इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो और वीडियो पॉज करो जल्दी से। वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, जितना जल्दी हो सके। 9 बज गया, रच चुट्टा कहीं का। अब देखो तो भाई, बस 2 टॉपिक बचा है यार, अब थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा। अभी 8:30 हो रहा है, 9 नहीं बजा है, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो, अरे बाबू छोटा नहीं है, बाबू कारतूस है, ठीक। अब बस 5 मिनट वेट कर लो भाई। दूसरी चीज़, सी डी नंबर, अब कितना नंबर हो गया भाई? डी नंबर। ई नंबर देखो तो भाई, ई नंबर। ए बाबू टॉपिक बोल दीजिए, ई नंबर क्या है जल्दी से? ई नंबर टॉपिक क्या है भाई? अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। बाबू देखना, अभिक्रिया, ए देख के कैमरा में बोलो, कलर दिख रहा है? अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, शर्तों की जानकारी, कारी। चलोगे भाई, नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, KNOWLEDGE, नॉलेज अबाउट द कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन हो गया ना, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसमें, इस कंडीशन में कि कोई अभिक्रिया में कौन कौन सी शर्तें हैं, ताप है कि दाब है कि उत्प्रेरक है, समझ में आ रहा ना, कि सांद्रता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट देख लो भाई कि हमारा यहाँ अभिकारक होगा, क्या होगा? अभिकारक होगा। और अभिकारक के बाद इधर क्या बनेगा? प्रतिफल, प्रतिफल, या इसी को कुछ लोग कहते हैं उत्पाद। अभिकारक, तो अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है पता चल रहा है ना, अभिकारक से प्रतिफल बन रहा है। तो एरो मार्क के ऊपर, एरो मार्क के ऊपर आप क्या लिखोगे भाई? ताप लिख लोगे, दाब लिख लोगे, या क्या लिख सकते हो भाई? उत्प्रेरक लिख सकते हो, उत्प्रेरक लिख सकते हो, ताप दाब उत्प्रेरक, ताप दाब उत्प्रेरक। यानी आपने देखा कि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट और एरो साइन पर सेम कहानी, टेम्परेचर लिखोगे, हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, और फिर क्या लिखोगे भाई? प्रोडक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट लिखोगे। तो यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेम्परेचर, TEMP डॉट, उसके बाद PRESSURE प्रेशर, या कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कैटेलिस्ट। और इनके प्रयोग से आप क्या कर सकते हो भाई? इनके प्रयोग से अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी आप दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि N2 गैसियस स्टेट में प्लस H2 गैसियस स्टेट में, अब यह अभिक्रिया किया तो Fe और MO, Fe और MO किसका काम करेंगे भाई? उत्प्रेरक का। किसका काम करेंगे? उत्प्रेरक का काम करेंगे। और बाबू 200 ATM लगभग प्रेशर दिया गया। ये क्या है भाई? दाब है। क्या है? दाब, यानी प्रेशर है। क्या है भाई? प्रेशर है। और तब यह अभिक्रिया किया, लगभग अभिक्रिया किया 540 केल्विन टेम्परेचर पर, 540 केल्विन टेम्परेचर पर। तो अभिक्रिया किया तो क्या बनाया भाई? NH2, यानी NH3, 2 से यहाँ गुणा किया और 3 से यहाँ गुणा किया तो अमोनिया बना। क्या बना? अमोनिया बना। क्या बन गया भाई? अमोनिया। तो ये उसके शर्तों की जानकारी पता चल गई। एरो मार्क के ऊपर और नीचे उसके शर्तों को लिखा जाता है। इतनी बात पता चल गई? कोई दिक्कत? एक लास्ट टॉपिक, रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन। यानी लास्ट टॉपिक है भाई। इस टॉपिक के लिए लास्ट बातें EF नंबर क्या है भाई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया देख लो भाई। उत्क्रमणीय अभिक्रिया
और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आप क्या लिखोगे भाई? रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या लिखोगे? रिवर्सेबल रिएक्शन। बातें कम करिए। रिवर्सेबल रिएक्शन देखोगे भाई, रिवर्सेबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए डबल हेडेड एरो का प्रयोग करते हैं। दुमुहवा तीर। कौन मुहवा तीर? दुमुहवा तीर। जौन अगो चले पिछवो चले। जैसे केंचुआ देखे हैं, चल रहा होता है, आगे अंगुली लगा दी तो पीछे से चलना शुरू कर देता है। यानी अभिक्रिया रिएक्टेंट साइड से भी हो जाए और अभिक्रिया प्रोडक्ट साइड से भी हो जाए, तो दो मुहा डबल हेडेड एरो का प्रयोग करते हैं। तो कहता है भाई कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो यानी दो मुहा तीर, दो मुहा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलो भाई, फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन यूज डबल हेडेड एरो मा साइन। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे भाई कि फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन यूज डबल हेडेड एरो साइन। एरो साइन यानी डबल हेडेड एरो के लिए, डबल हेडेड एरो कह रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करोगे? डबल हेडेड एरो चिन्ह का प्रयोग करोगे। ये डबल हेडेड एरो कैसा होता है भाई? कहीं साइड में देख लो, यानी यहाँ साइड में देख लो, एक तरफ से ऐसे होता है और दूसरे तरफ से ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। क्लियर है ना? ऐसे ऐसे। इसको क्या कहते हैं? डबल हेडेड एरो कहते हैं। डबल हेडेड एरो कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई रिएक्शन हम दे दें, जैसे यही ऊपर वाला लिए हैं कि N2 गैसियस स्टेट में प्लस H2 गैसियस स्टेट में, तो इसके लिए डबल हेडेड एरो का प्रयोग करते हैं। कौन से एरो का प्रयोग करते हैं? डबल हेडेड एरो का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और क्या बनाता है? NH3 गैसियस स्टेट में 2 से और 3 से, 2 से और 3 से। यानी जैसे टेम्परेचर दिया गया और प्रेशर दिया गया तो ये जुट कर ए बन जाता है, लेकिन जैसे प्रेशर को हटाते हैं, ऊपर प्रेशर दिया है ना 200 ATM, प्रेशर को जैसे हटाए तो ए टूट जाता है, ए और अलग अलग N2 और H2 में टूट जाता है। इसका मतलब कि अभिक्रिया इधर से इधर हो जाएगी और इधर से भी इधर हो जाएगी। क्लियर है ना? उसी तरह से एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। एक और रिएक्शन, एक और, जैसे हमने क्या किया कि CaCO3 था, सॉलिड स्टेट में था, जैसे इसको गर्म किए, जैसे गर्म किए तो ए डबल हेडेड एरो में आ जाएगा। कौन से एरो में आएगा? क्या बन गया था भाई? CaO सॉलिड स्टेट में, आप प्लस क्या बन गया था? CO2 गैसियस स्टेट में। और इस पर हमने क्या दिया था? ताप, डेल्टा साइन दिया। क्या दिया? देख लो भाई, टेम्परेचर को लिखना है तो क्या करोगे? तीर के चिन्ह ऊपर, तीर चिन्ह के ऊपर डेल्टा का चिन्ह प्रयोग करोगे। क्लियर है ना? तो हमने क्या कर दिया? डेल्टा साइन का प्रयोग कर दिया। तो जैसे डेल्टा को हटा, डेल्टा दिया तो ये टूट गया, ये डिकम्पोज हो गया और CaO प्लस CO2 में बन गया, CaO प्लस CO2 में बन गया। लेकिन जैसे टेम्परेचर को यहाँ से हटाया गया, टेम्परेचर को हटाया गया, ये CaCO3, ये जो CaO और CO2 अलग अलग था, ये जुट कर और इसको बना लिया। यानी अभिक्रिया इधर से इधर भी होगी और इधर से इधर भी होगी। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया नोट? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखो अगले टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
और ये केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं भाई? किसका फ़ोन है भाई? बहुत परेशान कर रहा है आपका फ़ोन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में पहला क्या था? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारे तरह के रिएक्शन थे। समय का थोड़ा अभाव है, बहुत सारे बच्चों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम जानते हैं, आप लोग बोल रहे हैं बहुत सारे रिएक्शन। तो इस सभी रिएक्शनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानकारी लेंगे। बाकी के लिए आप बने रहिए पीसीएम क्लासेज के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, लाइक करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। आपसे बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट तो बबुआ पहले अपने ज़रूर करिए, ठीक है? बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।